कुछ महीने पीछे आपको लेकर चलता हूं। तब कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस मानो सातवें आसमान पर थी। उसके ठीक 1 महीना 10 दिन बाद विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक हुई, जिसमें संयोजक, सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर सुगबुगाहट शुरू हो गई। ऐसी बोहनी के बाद अलायंस से क्या आशा की जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तब से अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। 6 महीने में 4 बैठकों के बावजूद गठबंधन के दल साथ चलने, बीजेपी को हराने की हवा हवाई बातों से ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इलेक्शन विनिंग मशीन बन चुकी बीजेपी और उनके ब्रांड मोदी की सियासत की काट ढूंढने में विपक्ष अभी काफी पीछे है, और ऐसे ही चलता रहा तो क्या विपक्ष बना पाएगा टीम मोदी हराओ। आज बात इसी पर। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अशोक सिंह शेखावत जी, कांग्रेस से जुड़ रहे हैं पौरुष भारद्वाज जी, और कमल टांक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। कमल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, कायदे से होना क्या चाहिए था, ये जो हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए, उससे पहले INDIA बन चुका था। तो ऐसे में इन 5 राज्यों को इस INDIA को पहली परीक्षा के तौर पर लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया। वो हमारे सामने है। ये खुद ही उनकी सीरियसनेस को नहीं बता देता कि आप पहले लिटमस टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाए। मैं आपकी बात को थोड़ा सा जितना समझा हूं, शायद आपका सवाल आप थोड़ा सा कौन से वाले टेस्ट के लिए कह रहे हैं आप? ये जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, ये इस गठबंधन की पहली परीक्षा हो सकती थी, लेकिन ये परीक्षा में अपीयर ही नहीं हुए गठबंधन के तौर पर। सही कह रहे हैं आप। देखिए, जहां तक रही बात, ये 2019 के चुनाव में भी एक बात हम देख के आए थे कि अभी हमारी जो देश की जनता है वो काफी मैच्योर हुई है, और देश की जनता ने अपने वर्डिक्ट को अलग अलग समय पे अलग अलग रखा है। राज्यों में उन्होंने अलग सरकारें बनाई हैं और केंद्र में अलग सरकारें बनाई। तो अभी का जो मौजूदा हाल है उसमें यह है कि यदि बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो ये एक तरीके से साइन होता कि कांग्रेस जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी लोकसभा में। अभी उनको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सेमीफाइनल जैसा था, उसमें उनको डिफीट मिली है, और वो कहीं ना कहीं उनके लोकसभा आगे ले जा रहा हूं। कमल जी, मैं ये कह रहा हूं कि इंडी अलायंस के नाम पर जितने लोग साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इंडी अलायंस इन चुनावों से पहले ही बन चुका था, इस अलायंस का पहला टेस्ट इनको इन चुनावों में कर लेना चाहिए था, ताकि ये क्लैरिटी मिल जाती कि ये आगे का रास्ता क्या अपनाए अलायंस के तौर पर। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये इस बात का सबूत भी होता कि मिलकर लड़ाई करने पर आपको सफलता कितनी मिलती है। हाँ। और दूसरा ये है कि जो अलायंस आपके साथ आना चाहते हैं, उन अलायंस को ये भरोसा होता कि आप सही में एक ढंग का अलायंस विश्वास के साथ हमारे साथ कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी को अपने आप को बहुत ज्यादा यहाँ पर लिबरल रूप से रखना पड़ेगा, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको एक क्यों कह सकते हैं कि मजबूरी भी है ना कमल जी, क्योंकि कई जगहों पर ये बड़े भाई की भूमिका निभा ही नहीं सकते। नंबर्स के हिसाब से कोई दूसरा उम्र में आगे निकल चुका है। कमल जी, क्या कहा? मैंने ये कहा कि ये अब मान लीजिए यूपी है, वहां पर ये कैसे बड़े भाई की भूमिका निभा सकते हैं? वहां तो सपा और बसपा सीटों के लिहाज से, उम्र के लिहाज से तो इनसे आगे निकल चुकी है। ये बात सही है। मतलब अगर ये इस तरीके से समझौता ढंग से नहीं करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा उन्हीं के लिए, अलायंस के लिए ही बुरा होने वाला है। और चूंकि उन्होंने समझौते नहीं करे, यहाँ पर बाप पार्टी को हम देख चुके हैं, चाहे वो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियों को देख चुके हैं, इन सबके साथ समझौता नहीं किया गया और सबको इंडिपेंडेंट ही लड़े। तो जब सब इंडिपेंडेंट लड़े तो उसके बाद चुनाव के अंदर जो सबकी भूमिका है वो इकट्ठी होकर लड़ने की दिखी नहीं, और जब वो विधानसभा के चुनाव में नहीं दिखी तो लोकसभा में वो और बेकार हो जाएगी। ठीक है, मैं पौरुष जी आपके पास आ रहा हूं। पौरुष जी, मैं एक बहुत अजीब सी बात कह रहा हूं और मैं आपका साथ चाहूंगा इस कहानी में। हमने बचपन में ये बहुत देखा है कि कोई एक नया लड़का कॉलोनी में आता है तो वो कॉलोनी की क्रिकेट टीम में शुमार होना चाहता है, तो उसको टीम में शुमार तो कर लिया जाता है, लेकिन किसी दूसरे मोहल्ले की टीम से जब मैच होता है तो उसका मौका 2-3 मैचेस के बाद मिलता है।
ये आपने ये गठबंधन को ऐसा क्यों किया कि पहले मैच में हम नहीं उतारेंगे, आगे देखेंगे किसी मैच में उतारने की नौबत मिले तो? देखिए स्वप्निल जी, जब आपने क्रिकेट की बात की है तो मैं आपका ध्यान उस स्थिति में दिलाना चाहूंगा कि खिलाड़ी जो होते हैं वो रणजी टीम में जब मैच खेलते हैं तब एक दूसरे के विरुद्ध मैच खेलते हैं। आईपीएल में होते हैं तो वो एक दूसरे के विरुद्ध मैच खेलते हैं, परंतु जब उनका मुकाबला, जब वो टीम इंडिया के पार्ट होते हैं तो वे सब संयुक्त होकर के, संगठित होकर के जब वो दूसरे देशों में खेलने के लिए जाते हैं, को हराने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। तो देखिए वो स्थिति यहाँ पे इंडिया गठबंधन की है। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो पिछले जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो है बाकी के दलों की भूमिका क्यों नहीं रही, तो जैसा कि आपको विदित है कि जहां पर हमारी पार्टी का एक बड़ा रोल निभाने वाली स्थिति थी, और जहां पे इन राज्यों में जो है, जो इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां थी उनका इतना बड़ा रोल नहीं था कि वे हमें सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर पाती है। और उसके अलावा जैसा नहीं मैंने नहीं आपसे नहीं, कहा कि एक तरीके से रणजी मैच था। पौरुष जी, बड़े बड़े देखिए दिग्गज जितने कम मार्जिन से हारे हैं उतना मार्जिन तो गठबंधन निकाल सकता था साहब। नहीं, देखिए स्वप्निल जी, मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा कि ये एक्चुअल में इसको आपको आईपीएल मैच की तरह या रणजी मैच की तरह लिया जाना चाहिए, परंतु जब टीम इंडिया वाला जो मैच होगा तो उसमें निश्चित तौर पे सब लोग संयुक्त रूप से खेलेंगे। और जैसा कि अभी आपने कहा कि है ना, ये जो है इसको आपने जैसे लिटमस टेस्ट का नाम दिया है, सेमीफाइनल का नाम दिया, तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा 2003 के विधानसभा चुनाव की तरफ, कि जब 2003 के अंदर जब है ना राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार बनी थी, एमपी में बीजेपी की सरकार बनी थी, छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, और अति उत्साह में आकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है वो समय से पूर्व लोकसभा चुनाव कराए थे, और बाद में उनका क्या हश्र हुआ, और लेकिन जो है तब से गंगा यूपीए में वन बहुत बनने, पानी बह यूपीए चुका है वन की पौरुष सरकार जी। बनी। देखिए मैं अपनी बात को दूसरे तरीके से समझाता हूं, उसके बाद में अशोक जी आपके पास आऊंगा। पौरुष भाई आप सुनिएगा इस बात को, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने इंडी अलायंस बना दिया, उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए, दिखावे के लिए सबने सही, मिलकर बनाया, हम हमने नहीं, लोगों के सबने नहीं, मिलकर। हम लोगों को दिखाने के लिए ही सही, जनता को दिखाने के लिए ही सही, एक गठबंधन के तौर पर दिखाकर एक दूसरे के लिए समय निकालकर आप मैदान में उतरते, क्या पता 5-10 वोट 15 वोट भी एक्स्ट्रा आते तो क्या बुरा था? हमें भी तो दिख जाता ना कि ग्राउंड पर वो क्या असर डालता। देखिए मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि यदि मान लीजिए 5 राज्य यहाँ पर चुनाव हुआ है, अगर ये उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ होता, या फिर है ना पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ होता, या फिर ऐसी जगह चुनाव हुआ होता कि जहाँ पे हमारे इंडिया के कांग्रेस के आने वाले जो सहयोगी है वो वहाँ पे प्रमुख भूमिका में है, तो निश्चित तौर पे वहां पर उन लोगों की बड़ी भूमिका होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए दूसरी बात, आपको ध्यान होगा कि करीब शायद अब से तीसरी या 4 बैठक पहले जो बैठक हुई थी उसमें राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये सत्ता की लड़ाई नहीं है कि भाई हम लोग आगे खुद सत्ता में काबिज हो, देश बचाने की लड़ाई है, देश का तो संविधान पीएम फेस बचाने पर की लड़ाई है, डिस्कशन देश क्यों की होता है? संस्कृति बचाने की लड़ाई नहीं तो है। इसमें यदि फिर पीएम फेस पर डिस्कशन क्यों होता है, या सीट बंटवारे पर डिस्कशन क्यों होता है? ये तो लार्जर गुड है ना, छोड़ दीजिए इन चीजों पर बातचीत। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे स्वप्निल जी, मैं यही बात कहना चाह रहा था, आपने को बीच में वो कर दिया। मैं ये कहना चाहता कि राहुल गांधी जी का आपने बयान सुना होगा, 3-4 बैठ के जो 3-4 अब से पहले जो बैठक हुई उसमें, कि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस के लिए जो लड़ाई है ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, देश के नहीं ठीक भाईचारे है, को बचाने ठीक की है, लड़ाई है। ठीक है, और निश्चित तौर पे पौरुष भाई इसको देश के मैं संविधान थोड़ा को सा आपको बचाने रोक के रहा लिए हूं, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा कांग्रेस को हूं। कोई बड़ा पौरुष भाई बलिदान, कांग्रेस को मजबूरी कोई समझिए बड़ा आप मेरी, बलिदान मुझे देना पड़ा जैसलमेर तो से कुछ लाइव कांग्रेस तस्वीरें मिल रही हैं जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, नहीं सिर्फ थी। इसीलिए मैं आपको रोक रहा सीटों के हूं। बंटवारे सीधा में जैसलमेर चलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं मंच पर वो बैठ चुकी हैं। विधिवत शुरुआत हो रही है कार्यक्रम की, उनके साथ राज्यपाल भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र, जिन्होंने आज जैसलमेर पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी की। सीएम भजनलाल शर्मा भी वहां पर पहुंचे। ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुछ ही देर में कार्यक्रम को राष्ट्रपति संबोधित भी करेंगी, और तब हम सुनेंगे वो क्या कुछ यहाँ पर कहती हैं। उससे पहले ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव हैं इस वक्त। कार्यक्रम विधिवत तौर पर शुरू हो रहा है, स्वागत हो चुका है। सीएम भजनलाल शर्मा भी आपको मंच पर नजर आ रहे हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। मंच का फिलहाल संचालन वक्ता साहब ने संभाला हुआ है, और कार्यक्रम के बारे में वो बता रहे हैं। कुछ ही देर में संबोधन भी शुरू होंगे। एक बार वहां की ऑडियो सुनते हैं। बहरहाल ये लाइव तस्वीरें हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसलमेर से ये तस्वीरें मिल रही हैं। मंच तैयार है, कुछ ही देर में संबोधनों का दौर भी
शुरू होगा। बीजेपी के दिग्गज चेहरों के बीच कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये जैसलमेर का पूनम सिंह स्टेडियम। महिलाओं से संवाद होना है। राष्ट्रपति महिलाओं से संवाद करेंगी, बातचीत करेंगी। लखपति दीदी सम्मेलन जो कि इस वक्त चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। है लखपति दीदी योजना। हाल ही में काफ़ी सुर्खियां भी इस योजना ने बटोरी। जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनसे राष्ट्रपति खुद संवाद करेंगी। साथ ही लाभान्वितों को चेक भी वितरित किए जाने हैं। तो उसी से जुड़ी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। कुछ ही पलों में दोबारा तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर होंगी। इस वक्त संबोधन चल रहा है और कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिलाओं से संवाद शुरू करेंगी, बातचीत करेंगी, उनकी बातों को सुनने की कोशिश करेंगी, अपनी बात उनके बीच में रखेंगी। तो एक बेहद खास पल ये उन महिलाओं के लिए रहने वाला है जो इस कार्यक्रम की गवाह बन रही हैं, जो कि योजना की लाभार्थी भी हैं, क्योंकि उनके सामने महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल के तौर पर आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख सकते हैं। वो बैठी हैं। उनका खुद का महिलाओं के बीच में एक खासा अट्रैक्शन है और ऐसे में महिलाएं इन पलों को, इस कार्यक्रम को जिंदगी भर याद रखने वाली हैं। इन तस्वीरों को वो अपनी यादों में संजो रही हैं। एक बार फिर मंच की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। कलराज मिश्र राज्यपाल राजस्थान भी इन तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए, तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थीं राष्ट्रपति के आने की। जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मरुधरा आती हैं, उनकी अगवानी के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं। समस्त प्रोटोकॉल का निर्वहन किया जाता है। एक तस्वीर जो आज खासी चर्चाओं में रही है वो है फूलों का गुलदस्ता भेंट किया सीएम भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के दौरान उन्हें, और उस फोटोग्राफ ने आज सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं बटोरी हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ। इस वक्त मैंने जैसा कि कहा, कार्यक्रम के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, चीफ गेस्ट हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनको शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। और चलिए एक बार फिर रुख करते हैं डिबेट का। मैं अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी, एक तरफ कोशिश चल रही है INDIA को मूर्त रूप देने की, और दूसरी तरफ हम जब NDA को देखते हैं तो हमें यह दिखता है कि NDA सबको साथ लेकर चलने में उतनी सक्षम नहीं है जितनी NDA भारी है, या जितनी NDA मजबूत बताई जाती है। बीजेपी की वजह से ही कई लोगों ने आपका साथ भी छोड़ा। तो आपका ऐसा कोई अलग से कोई बड़ा अलायंस या बड़ा परिवार अब वैसा नजर नहीं आ रहा है जो एक बड़े परिवार का सामना कर पाए। देखो कि गठबंधन की राजनीति भारत में चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 चुनावों में आप देखेंगे कि एक तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार 303 284 के लगभग आती है। और यदि वर्तमान की हम बात करें, पहले हम कांग्रेस का देख लें और विपक्ष का गठबंधन देख लें। यदि इस गठबंधन को आप 28 दल हैं और अभी ये चौथी मीटिंग हुई, कहा कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तो ममता जी ने कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा तो सपा हो, चाहे नीतीश कुमार जी की पार्टी हो या लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने मना कर दिया। कुछ दलों ने उसका समर्थन किया, ठीक है, और खड़गे साहब ने भी मना कर दिया। सब उसके बाद में होगा। तो इस एक तो यह आई प्रधानमंत्री का चेहरा,
उसके लिए कंफ्यूज है। अब सेकंड आती है सीट शेयर की बात। ये सीट शेयर की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में बकायदा क्लियर है कौन उसका होगा, कैसी सीट शेयर होगी। नहीं कैसे कांग्रेस होगा? नहीं, मतलब दो सेकंड महाराष्ट्र में जब शिवसेना एकजुट थी, टूटी नहीं थी, उस वक्त उन्हीं से सीट शेयरिंग में आपकी बहस हो गई थी। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं आपसे कह रहा हूं कि एक वक्त उस शिवसेना ने आपका साथ छोड़ा, एक वक्त आरएलपी आपका साथ छोड़ के चली गई, अकाली दल आपके इतने पुराने सहयोगी वो एनडीए का साथ छोड़कर चले गए। नहीं देखो मैं बताऊं आपको, पहले मैं इसकी बात कर लूं। यदि हम उत्तर प्रदेश की हम बात करें, भाजपा वहां सही है, कांग्रेस का वहां चौथे नंबर पर आई है। कांग्रेस का यदि अखिलेश से कैसे होगा 80 सीटों का, वहां सीट शेयर कैसे करेंगे? वो कह रहे हैं कि नहीं हम मजबूत यहाँ पर है। जहां तक आती है महाराष्ट्र में शरद पवार आएंगे और शिवसेना आएगी और कांग्रेस आएगी। और बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, शिंदे वाले, तो उसका सीट शेयर हो जाएगा। दूसरा यदि हम गुजरात में हम आते हैं, गुजरात बीजेपी को लेकर है ना, नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं सभी राज्यों को बता रहा हूँ जिसमें बीजेपी का क्या है। क्या आप भी उसी बीमारी से ग्रसित हैं जिस बीमारी से कांग्रेस ग्रसित है, सबको साथ लेकर ना चल पाना? देखो भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष के दल जो हमारे एनडीए गठबंधन है वो सब एक है। और जहां तक अब सीट शेयर की बात आती है तो सीट शेयर में अभी तक इनके क्लियर नहीं है कि जो गठबंधन कांग्रेस का और जो गठबंधन जो विपक्ष का गठबंधन बना है, अभी तक सीट शेयर का क्लियर नहीं है। यूपी हो, महाराष्ट्र हो और ये 3 राज्य हो। एक मैं बताऊं, जैसे 3 राज्य का चुनाव आया उसके लिए तो समय है ना? नहीं समय नहीं, 6 माह से इनकी मीटिंग हुई, कौन सा ऐसा शहर बता दिया उन्होंने 31 दिसंबर तक हम सीट शेयर की हम बात कर लेंगे, सीट शेयर की बात कर लेंगे। नहीं तो अभी तो 3-4 महीने और बाकी नहीं 3-4 भारतीय जनता पार्टी की देखिए मैं आपको बार-बार घुमाकर बीजेपी पर ही लाऊंगा। मैं आपसे बीजेपी लाऊं कि बीजेपी में ऐसा क्या है कि उनके साथ चलने वाले लोग असहज होकर धीरे-धीरे उनको छोड़ते हैं? आपका कारवा ज्यादा जुड़ा नहीं है, बटा ज्यादा है। नहीं मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी हो या कोई हमारे दल हो सब एक मुखी हैं। लेकिन आप ये चुनाव की बात हुई, चुनाव के बाद में आप देखेंगे तो किस प्रकार से जो विपक्ष का गठबंधन बना है और भारतीय जनता पार्टी का बना है, उस गठबंधन में आप देख लीजिए। ठीक है, क्या आज गठबंधन के अंदर पहले सीट शेयर की बात होती, कांग्रेस मना करती थी हम सीट शेयर नहीं देंगे। अब उनका रुख नरम हुआ है, नरम हुआ तो उन दलों को उतनी सीटें मिलेगी नहीं मिलेगी उन राज्यों के अंदर। दिल्ली है, पंजाब है, अरविंद केजरीवाल जी है, तो उसमें क्या करेंगे? और एक और बात बता दूं, आपके पास है उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, इस पर बातचीत हुई है, लगभग इस पर एक मत बने हैं। नहीं उनका अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग राज्यों के प्रमुख बना देंगे, उनकी कमेटी होगी, उनकी कमेटी बना देंगे। और दूसरा कॉमन सेंस तो यही कहता है ना। दूसरा एक और बता दूं आपको, कॉमन सेंस है लेकिन अलग अलग हर बार मीटिंग के अंदर अलग अलग बातें आती है इनकी। ठीक हाँ ठीक हाँ। और एक और बता दूं आपको, छोटे बोलिए। छोटा राहुल गांधी जी जैसे 3 राज्यों को चुनाव हुए उससे पहले कहते थे कि 8 से लेकर 15 दिसंबर तक मैं पूरी दक्षिण पूर्वी एशिया की में जाऊंगा, इंडोनेशिया कुछ देशों के अंदर यात्रा करूंगा और उनमें मैं कांग्रेस के बारे में बताऊंगा यात्रा रद्द क्यों कर दी। दूसरा, यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच में जाएंगे और स्थानीय नेताओं के बीच में जाएंगे, वो यात्रा भी उन्होंने रद्द कर दी है। अशोक भाई ये सम्मेलन क्यों रद्द किया? मैं कह रहा किस लिए, मैं हल्का नहीं कह रहा, मैं किस बात से एक छोटा सा मजाक कर रहा हूं, आप उसको दिल पर मत लीजिएगा। 3 राज्यों में आप जीते तो चुनाव 3 ही राज्य में नहीं हुए थे साहब, चुनाव तो 5 राज्यों में हुए थे। मैं 5 में बताऊं आपको, तेलंगाना का बता दूं, आपने कहा ना तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी दुगनी प्रतिशत वोट मिले हमें और कांग्रेस सीटें 8 मिली है। नहीं हमारा वहां था नहीं ना, फिर भी हमने किया, फिर भी हमने किया। बात करें तो आप 9 लाख वोटों से पीछे रहे, फिर भी चुनाव आप जीते निश्चित तौर पे। परंतु यदि आप अगर बड़े लेवल में बात करेंगे राज्यों के आप आ रहे तो ना, चुनाव आ रहे हो ना पोरस भाई, चुनाव नहीं आ रहे क्या? अशोक भाई आपने अपना नरम रुख नहीं किया क्या? प्लीज अशोक जी प्लीज देखिए, हम यहाँ पर कोई एक्सेल शीट नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पर कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं वोट का। चुनावों में कौन जीता यही मायने रखता है, बात खत्म है। उसके बाद आप उसको किसी भी गणित में उलझाते रहिए, वो अलग चीज हो जाती है। नहीं तो लोकसभा की जब बात होती है तो विधानसभा की हटके बात होती है। एक विधानसभा क्षेत्र में 25 चुनाव जीतते हैं और एक राजस्थान में 185 विधानसभा से पीछे थे, तो लोकसभा में क्षेत्र में जाएंगे तो आप सीट हारेंगे ना। फिर टॉपिक की तरफ चाहता हूँ, एक अगला टॉपिक जो कि कैसी बातें कर रहे हैं आप? 3 राज्यों, आप हिमाचल भूल जाते हैं, आप कर्नाटक भूल जाते हैं, आपके खुद के सहयोगियों के साथ आप धोखे करते हैं, उनकी पार्टियां तोड़ते हैं, आप वो भूल जाते हैं। आप हमारे साथ उंगली उठा रहे हैं। 52 सीटें मिली हैं, आप क्या कर रहे हो? अशोक जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पौरुष भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अगले टॉपिक पर भी आ जाने दीजिए ताकि ये आगे बढ़े डिबेट का सिलसिला। एक और महत्वपूर्ण इशू है, वो है नैरेटिव। कमल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, बीजेपी के पास क्लियर कट नैरेटिव है और वो नैरेटिव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका चेहरा कमल का निशान, यहां पर उनका नैरेटिव खत्म और इसी नैरेटिव पर वो 2024 में जाएंगे। अब कांग्रेस के पास कुछ नैरेटिव्स थे, एक था भारत जोड़ो, एक था मोहब्बत की दुकान। हिंदी पट्टी में अगर ये नैरेटिव नहीं चल पाया तो फिर कहां चलेगा?
ऐसे में विपक्ष का कोई सामूहिक नैरेटिव होगा, और वो कौन सा नैरेटिव ले आएंगे जो 3 महीने में उसमें प्राण आ जाए, इस पर क्या आप सोचते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको देश की जनता को ये कम से कम विश्वास दिलाना होगा। आप करेंगे नहीं करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे वो तो ठीक है, लेकिन एक विश्वास दिलाना होगा कि आपके सानिध्य में, आपके द्वारा जो है वो देश में ये आमूलचूल परिवर्तन की तरफ नींव रखी जाएगी। हालांकि ये विश्वास दिलाने वाली जो मैं बात कर रहा हूँ वो कैसे करेंगे वो एक और बड़ा सवाल है। हाँ। लेकिन वो विश्वास दिलाना पड़ेगा, और वो विश्वास ये दिलाना पड़ेगा क्योंकि हम इसको वाकई ही करके दिखा देंगे। क्योंकि पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से भी आजकल मापे जाते हैं लोग, और पिछले सालों के मतलब कई सालों के जो राज किया है उसको भी आपका आकलन का एक बड़ा विषय बनता है। तो इन सब के बीच में अगर ये विश्वास दिलाने में भी अगर कामयाब हो जाते हैं कोई भी दल हो, और विशेष करके जब इतना पुराना दल है, जातिगत जनगणना का मुद्दा, इन 3 राज्यों का आप उसका भी तो मैंडेट मानिए, इनका तो एक भी मुद्दा नहीं चल रहा, तो नैरेटिव क्या नया सेट कर लेंगे? पुराने नैरेटिव इनके फेल हो चुके हैं। देखिए बात ये है कि मुद्दा ये होता है कि देश के अंदर क्या आमूलचूल परिवर्तन आपके सानिध्य में हो सकता है, वो आपको दिखाना होगा। मैं ये कहूं कि जातीय जनगणना, अरे भाई जातीय जनगणना के डेटा तो आपके पास 2013 में भी आ गए थे, और उससे पहले भी व्यवस्था थी, तो अचानक से आपको याद आता है तो इनके काउंटर सही से जवाब नहीं मिलेंगे। अब एक राउंड, और उस वजह से कई बार ये फेल हो जाता है। मैं क्लोजिंग मोमेंट्स के नजदीक पहुंच रहा हूं, इसलिए एक राउंड सबके पास फिर मैं आना चाहता हूं। पौरुष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पौरुष जी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल चाहते नहीं थे कि राहुल गांधी का नाम आगे बढ़े। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जिस दिन आपकी बैठक हुई उसके ठीक 24 घंटे पहले ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा कि नेता का चुनाव तो साहब चुनावों के बाद होगा, नतीजे आने दीजिए, उसके बाद हम करेंगे। लेकिन 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी खड़गे का नाम आगे बढ़ा देती हैं? तो आपके जो सहयोगी है कहीं ऐसा तो नहीं अपनी अपनी तिकड़े में चला रहे हो जो आपको बाद में भारी पड़ जाए? देखिए स्वप्निल जी, जैसा कि जो इसके इंडिया गठबंधन के नेता की बात है या प्रधानमंत्री पद की बात है, तो जैसा कि अभी मेरे अपने भाजपा के प्रवक्ता बड़े भाई कह रहे थे, भाई हमने नेता पहले घोषित क्यों नहीं किया? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हमारे देश में जो है संसदीय लोकतंत्र है या अध्यक्षीय लोकतंत्र है? पहली बार इस बात का जवाब दीजिए। क्या हमारे देश में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पहले चुना जाता है? अगर आप केंद्र की बात करते हैं, फिर आपने राजस्थान में फिर चेहरा खड़गे जी का नाम प्रपोज क्यों किया गया? नहीं, खड़गे जी का नाम प्रपोज क्यों किया? खड़गे जी का जो नाम प्रपोज किया गया, निश्चित तौर पे ममता जी की और केजरीवाल जी की निजी राय थी, और उनकी राय आने के बाद खड़गे जी ने स्वयं मना कर दिया। खड़गे जी ने स्वयं, क्या मस्त रिएक्शंस दिए आप लोगों ने। पहले चुनाव हो जाने दो। आप लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था खड़गे जी का नाम सामने आते ही। सर, क्या मस्त रिएक्शंस दिए आप लोगों ने। नहीं, देखिए खड़गे जी ने खुद ने मना किया, और पार्टी के अध्यक्ष ने जो रिएक्शन दिया वही महत्वपूर्ण है। बाकी नेताओं ने क्या रिएक्शन दिया उससे कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, एक और चीज है ना, आप साथ कैसे चल रहे हैं? आप सुबह आपका जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, आपने 2 प्रमुख बातें कही, और उन दोनों प्रमुख बातों को मलुक नागर जी शाम को एक टीवी में डिबेट में खड़े होकर मुकर कर चले गए, कह दिया कि नहीं, मैं इन 2 मुद्दों पर तो साथ नहीं हूं। ये साथ चलना कैसे हुआ? मलुक नागर तो आपको याद होंगे। देखिए वैचारिक गतिरोध होना एक अलग बात होती है, और एक मनभेद होना एक अलग बात होती है। और लोकतंत्र में यदि वैचारिक गतिरोध होता है, वैचारिक मतभेद होता है, तो इसको एक खूबसूरती के तौर पे लिया जाना चाहिए। देखिए, अगर आप 5 जने अगर यदि एक ही विचार से सहमत हो जाएंगे, एक गार्डन में एक ही तरह के फूल होंगे, तो वो गार्डन सुंदर कैसे बन सकता है? मुझे बताइए आप। ठीक है, तो इसका मैं इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ अशोक जी, मेरा सवाल आपसे अब, अशोक जी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए गठबंधन बन जाता है, ये अलायंस सफल हो जाता है और ये मैदान में उतर भी जाता है किसी तरह से अपने सारे झगड़े निपटाकर और कुछ निर्णयों को भविष्य पर छोड़कर, तो एक मजबूत फौज तो होगी। कहते ही है ना कि भाई अगर आपका कोई कॉमन एनिमी हो तो दुश्मन सारे मिलकर दोस्त बना लें, आपस में एक दूसरे के दोस्त बन जाएं, तो एक मजबूत टीम तो कम से कम उसके अगेंस्ट होगी। उसका प्रयास तो चल रहा है। क्या यह बात आप लोगों को अपनी रणनीति दोबारा रीथिंक करने पर मजबूर कर रही है, या फिर अब ब्रांड मोदी के सहारे ही बस खत्म, अब इसके आगे तो कोई जरूरत है ही नहीं? कल से 2 दिन से यदि भारतीय जनता पार्टी के आप देखो कि जो बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है, सभी अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं, प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, सभी को बुलाया, और राष्ट्रीय के पदाधिकारी वो सभी हैं। ये एक तो ये संगठन की बात, और जहाँ तक हम सरकार की बात करें, सरकार की आप पूरी योजनाओं से देख लीजिए किस प्रकार से सारी योजनाओं का धरातल पर आया।
जो योजनाएं चलती है, चाहे संगठन का संरचना चलती है, हम उनसे इनसे आगे हैं। बाकी ये आता है कि प्रधानमंत्री चाहे किसी को पहले बनाओ तय करो या बाद में तय करो, इनकी पार्टी का मुद्दा है। लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री के नाम से आते ही कौन सा दल नाराज हो जाता है, वो इनके दल वाले एनडीए के 28 में से ही हैं। यदि राहुल गांधी जी का यदि कह देते तो क्या इनका शीर्ष नेतृत्व उस चीज को स्वीकार कर लेता? अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कह दिया तो अब दूसरों ने कह दिया, मना कर दिया, ये भी चुप हो गए। नहीं, वो आपस में बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ करो चाहिए बात, लेकिन ये नहीं है। दूसरा आता है कि सीट शेयर की बात आती है। सीट शेयर ये कैसे करेंगे, ये इनका है, क्योंकि 6 राज्यों का मैंने आपको उदाहरण दिया, पंजाब हो, राजस्थान है, आप सब कैसे चीजों का कैसे करेंगे? करेंगे, आप कैसे करेंगे? महाराष्ट्र में आप कैसे करेंगे? आप गठबंधन में वहां कैसे करेंगे? हमने तो देख लिया, आप जिस प्रकार से 2014 आप शिवसेना से कम सीटें लेंगे। मैं कह रहा हूं 2014 में आप शिवसेना से कम सीटें लेंगे। नहीं, आप शिवसेना के साथ सरकार में वहां पर शिवसेना के सीएम है, आपके डिप्टी सीएम है, तो आपकी सीटें कम होंगी ज्यादा होंगी? मैं कह रहा हूं आपको, यदि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज के लिए हो, चाहे शिवसेना का हमारा शिंदे के गुट का साथ हो, उनसे सब रहेंगे। यूपी के अंदर जो घटक दल हमारे साथ हैं उनको सीट शेयर देते हैं, लेकिन उसमें अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है। अब कमलनाथ जी, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट लेना चाहता हूं इस बात पर कि अभी तक हमने देखा है तीसरे मोर्चे को बनाने की कवायद होती है और कई बार फेल होती है, लेकिन यहां पर तो अपोजिशन में ही एक मोर्चा बनाने की बात है और इस तरह के प्रयास भी हमने पूर्व में देखे फेल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 2024 में सचमुच एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए होगा या हो पाएगा? देखिए, एक बात तो साफ है कि मौजूदा समय में 300 से ज्यादा सीटों के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी की 1-to-1 फाइट। तो अगर 300 सीटें जो 1-to-1 फाइट है, वहां पर तो ये एनडीए अलायंस का कोई बहुत बड़ा रुतबा है नहीं। तो उसके अलावा जो जहां पर है उन जगहों पर ये सीट बनाएंगे भी, लेकिन इन 300 सीटों में जो हिंदी हार्टलैंड है वहां ऑलरेडी कांग्रेस डिफीट होती और ये 1-to-1 फाइट में कांग्रेस को ही वो सीटें लड़नी पड़ेगी। तो वहां पर अगर हिंदी हार्टलैंड में अगर कांग्रेस इस मामले में वापस डिफीट होती है तो ये बहुत बड़ा कोई करिश्मा नहीं कर पाएंगे उस लिहाज से। अगर 300 सीटों में अगर उन्होंने वहीं पर खेल खेल दिया तो आपका मोटा मोटा तो ये है कि लोकसभा चुनाव हाथ से निकल गया। अब ऐसी सूरत में आप अगर मान लीजिए आप अलायंस कर भी उन जगह पर, मतलब मेरा पूछने का मकसद ये है कि आईएनडीआईए बन जाएगा और वो फाइट में आएगा, क्या ऐसी स्थिति बन रही है? आपको लगता है बनेगी? नहीं, ये कोई बड़ा मामला है ही नहीं, क्योंकि आप क्या आईएनडीआई क्या कर रहा है? बंगाल में उनकी वैसे ही जगह नहीं है, बिहार में उनके पास वैसे ही जगह नहीं है, उड़ीसा में उनके पास जगह नहीं है। तो ऐसे हाल में जो चीज वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ट्रांसफर तो वहां हो जहां पर। ठीक है, चलिए, शुक्रिया पौरुष जी, अशोक जी और कमल जी, आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।